रिकॉर्डिंग मैसेज गया है ना सर? यस ओके सर, ठीक है। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर, सबको फिर से गुड मॉर्निंग एक बार। अच्छा, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्चुअल क्लास है वो वाला क्लास है। आज थर्सडे है ना सर, तो थर्सडे हम लोग पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे प्रीवियस वीक में क्या चल रहा था, याद है किसी को? प्रीवियस वीक क्या कर रहे थे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ रे, ये जो पूरा अकाउंटिंग वर्ल्ड है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ वेरी गुड। इंड एस भी हुआ है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में भी प्रीवियस वीक में डिस्कस किया सर हम लोगों ने कि ये जो पूरा अकाउंटिंग वर्ल्ड है उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है, जो बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का स्पेशली जो कैलकुलेशन पार्ट है या फिर जो प्रोविजन पार्ट है ईच एंड एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, वो आप लोग इंटर एंड फाइनल लेवल में उसका पूरा डिटेल्स चर्चा करोगे, ठीक है। उसमें एडवांस अकाउंट्स में आएगा, नॉर्मल ग्रुप वन अकाउंट्स में, फाइनल में जब अकाउंट रिपोर्टिंग करोगे, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें भी उसका यूज होगा। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज करके ही एक्चुअली कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्ड होता है, ठीक है। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन आप लोगों को फाउंडेशन या बेसिक लेवल में ईच एंड एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जानना जरूरी नहीं है, बस नाम जान लो, कितना तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है उसका एक आइडिया ले लो, बस इतना काफी है। तो ये सब चर्चा एक्चुअली हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे, ठीक है, कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बनाया गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो स्टैंडर्ड्स है आईएफआरएस के साथ मैच करने के लिए। क्योंकि आज के डेट में क्या होता है, बिजनेस सिनेरियो कॉम्प्लेक्स हुआ है सर, बिजनेस सिनेरियो कॉम्प्लेक्स हुआ है। कॉम्प्लेक्स मतलब इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ गया है, दूसरा एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस कर रहा है, बट बिजनेस करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट हिसाब कैसे देखें। मानो कि उनका हिसाब करने का पैटर्न अलग, हमारा हिसाब करने का पैटर्न अलग, उनका कुछ हिसाब का कॉन्सेप्ट अलग होता है, हमारा हिसाब का कुछ कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो इसे डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट चल सकता है ना। जैसे आज हम लोग एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सर क्या कॉन्सेप्ट? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, आप लोग शायद नाम सुने होंगे या फिर अगर नहीं सुने होंगे तो सुन लेना आज। सर कॉन्सेप्ट का नाम है कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। नाम सुना है सर? कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, कभी पहले सुना आप लोगों ने? अगर सुना है तो क्या मतलब जाना है, शेयर कर सकते हो। नताशा, विश्वजीत, सभी को पूछ रहा हूँ, बोलो सर, पहले कभी सुने सर कंटिंजेंट एसेट कंटिंजेंट लायबिलिटी? सुना है पर अब नहीं पता। ओके सर, नो इशू, ठीक है। विश्वजीत कुछ बोलेगा तो? सर सुने हैं। सुना है बट पता नहीं है। ओके, सौभिक? यस सर। सौभिक सुने चीज? नो सर। नो सर, ओके, चलो देखते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये कंटिंजेंट यहाँ से सवाल कर लेता है सर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव पे आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलो मैं आज इसी पैटर्न पे, इसी पॉइंट पे चर्चा करूंगा। जैसे एक स्पेशल पॉइंट डिस्कशन हुआ था, आप लोगों को याद होगा, वो डिस्कशन पॉइंट था सर कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया था। वैसा ही ये भी एक स्पेशल एरिया है, कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो क्या बात करेंगे, जो स्क्रीन शेयर है कि नहीं ये थोड़ा मुझे कंफर्म करना। यस यस सर। यस सर। ओके, तो देखो सर, आ गया कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ये सब अकाउंट्स का पूरा बेस है सर, बेस, ठीक है, अकाउंट्स का बेस है ये सब। तो ये जो अकाउंट, आप लोगों को मैंने कितना बार कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट ओपन करके दिखाया है ना सर, किसी भी कंपनी का। ऐसे अभी भी फटाफट निकाल सकता हूँ एक कंपनी का, कोई भी ऐसे ज़्यादा नहीं, जल्दी निकल जाता है, ये निकल जाता है। ये देखो, ये कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एनुअल रिपोर्ट है, बेसिकली एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दिखेगा। लेकिन सर अभी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड नहीं करेंगे, बट ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना सर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी अपना पीएल, बैलेंस शीट, तो सब कुछ शो करता है। मतलब बेसिकली ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, ये सभी चीज़ें कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। और उसमें एक बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट होता है सर कि कौन से हिसाब को दिखाया जाए और कौन से हिसाब को ना दिखाया जाए। सर ये क्या बात हुआ, जो भी होगा सब कुछ दिखाना पड़ेगा,
हाँ, क्या दिखा जाए क्या नहीं दिखा जाए, ये कोई बात हुआ क्या सर? ये बात होता है, तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। कुछ चीज़ें आप जानबूझ के भी शो नहीं कर सकते और कुछ चीज़ें आपको शो करना मैंडेटरी हो जाता है। ये बैलेंस शीट है, ठीक है, आपको नीचे पीएल दिख जाएगा, दिखेगा सर, दिखेगा, सब चीज़ दिखेगा। अब सर कहना क्या चाहते हो? सर कहना कुछ नहीं है, आप लोग फटाफट समझ लो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, इंस्टीट्यूट क्या कहना चाहता है, अकाउंटेंसी क्या सिखाना चाहता है आपको। तो जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो सबसे पहले सिंपल वे में कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी को जानेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। तो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड डिस्टिंग्विश कंटिंजेंट लायबिलिटीज विथ नॉर्मल लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। आप लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करोगे ना, ठीक है, ऑलरेडी फाइनल अकाउंट स्टार्ट हो चुका है ना, तो जैसे कि आप लोग फाइनल अकाउंट्स करते हो तो वहां पर प्रोविजन मेंटेन करना पड़ता है, करते हो ना फाइनल अकाउंट्स करने के टाइम पे? Yes, sir. है Provision ना? for bad debt discount. हाँ, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ऐसा होता है ना, बहुत सारा प्रोविजंस मेंटेन करना पड़ता है। तो आपको प्रोविजंस का मतलब क्या है? प्रोविजंस का सिंपल मतलब होता है कि मेरा कुछ खर्चा फ्यूचर में होने वाला है, इसके लिए आज कुछ पैसा मैं हटा के रखूँ अपने बिजनेस से। हाँ सर, प्रॉफिट करने से पहले आपको उसको हटा के रखना पड़ेगा। मतलब आपको, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ठीक है, तो जो लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर दिए हो ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक फाइनल अकाउंट्स नहीं स्टार्ट किया मैम के पास, मैम उनको बाद में शायद कराएगा, ठीक है, शायद नहीं ऑब्वियसली कराएगा। तो पीएल में आपको एक्चुअली टू नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है, बट बिफोर अराइजिंग टू योर नेट प्रॉफिट आपको प्रोविजंस भी मेंटेन करना पड़ता है, जो आप लोग सीखते हो भी हो, डिप्रिसिएशन करते हो, कोई भी फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, तो आपको प्रोविजंस फॉर बैड डेट, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट, इस तरह का आपको अलग अलग प्रोविजंस मेंटेन करने के लिए एक ऑप्शन आता है, ठीक है, कि भाई इतना प्रोविजन मेंटेन करना है। तो उसके ऊपर बेस करके क्या होता है, आपका जो नेट प्रॉफिट होता है वो थोड़ा सा कम ही हो जाएगा। लेकिन प्रोविजंस उसी को बोलते हैं जिसमें आपको पता है ये खर्चा मेरा होने वाला है, ठीक है, तो जो खर्चा होगा उसके लिए आप पहले से ही आप सर्टेन हो कि मेरा खर्चा होगा, ठीक है। तो सर कहना क्या है? सर कहना कुछ नहीं है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज का फर्क क्या है और उसके साथ प्रोविजंस का क्या फर्क है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज का जब बात आया ना, तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे दिमाग में चल रहा है, तो आपको एक चीज बताता हूँ मैं, चलो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। रियल लाइफ, सर क्या रियल लाइफ, कहाँ चले कहाँ चले, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहाँ चले, जल्दी बोलो। फ्लिपकार्ट पे ही चलते हैं। हाँ, क्या लेना है? अप्लायंसेस, ओके चलो अप्लायंसेस लेते हैं। दिवाली में क्या लोगे सर, जल्दी बोलो। टीवी, फ्रिज, पंखा, क्या लेना है? बोलो सर बोलो। एसी, टीवी लेना है सर, टीवी, ओके। अच्छा, टीवी लेने के टाइम पे आप लोग वारंटी का हिसाब करते हो कि नहीं? दुकान में जाके पूछते Yes, हो? sir. हाँ, दुकानदार से पूछते हो कि दादा कितना साल का वारंटी रहेगा, Yes, sir. है ना? यस सर। देखो ये पता नहीं ये हिसेंस, आई डोंट नो, हाईसेंस या की जो भी हो, हाईसेंस या क्या कंपनी है आई डोंट नो सर, तो कंपनी जो भी हो, ठीक है, चलो सर कोई अच्छा ब्रांड ढूंढते हैं। ऐसे मुझे ये ब्रांड के बारे में नॉलेज नहीं है। TCL, हाईसेंस, फिलिप्स, हाँ फिलिप्स, चलो फिलिप्स देखते हैं। तो ये फिलिप्स का टीवी है, ठीक है, फिलिप्स का टीवी है और आप ये टीवी खरीदने जा रहे हो। इसका दाम बता रहे हैं सर 43,000 समथिंग। आपको कुछ बैंक ऑफर भी मिल रहा है, कुछ एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब अपने अपनी जगह में ठीक है। बट आप दुकानदार से एक चीज तो टीवी खरीदने के टाइम पे पूछ ही लेते हो। वैसे टीवी का एक प्रॉब्लम क्या है सर, देखना जब भी ये थंडरस्टॉर्म होता है, हाँ लाइटनिंग होता है ना सर थंडरस्टॉर्म में, अरे थंडरस्टॉर्म होता है कि नहीं, अरे बिजली गिरता है कि नहीं गिरता? Yes, sir. बिजली गिर के सबसे ज्यादा घर का कौन सा चीज खराब होता है बिजली गिर के? बेंगल, टीवी, हाँ सर, हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं, बाज पड़े छे, हाँ, बाज पड़े टीवी खराब हो जाए। तो बेसिकली बाज गिर के या बिजली गिर के सबसे ज्यादा अगर कोई चीज खराब होता है वो उसका सबसे नंबर वन मैं तो देखता हूँ टीवी खराब होता है। तो आपको डर लगता है कि नहीं लगता कि मेरा टीवी खराब हो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अगर आपका टीवी खराब हो जाए तो आप क्या सोचते हो कि भाई वारंटी है कि नहीं है? फिर दुकानदार भी आजकल बड़ा चालाक हो गया, जानते हो, वो लोग बता देता है कि अगर बिजली गिरेगा तो उसका वारंटी नहीं है। देखना वो दुकानदार लोग ऐसे पहले ही बोल देगा कि बिजली गिर के कुछ होगा, आपका पिक्चर ट्यूब खराब हो जाएगा, उसका वारंटी नहीं है।
बट हाँ नॉर्मल कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम हो उसका वारंटी है। और बिजली गिरने के लिए आपको बोलेगा आप इंश्योरेंस करो, या फिर उसको बोलते हैं वारंटी अपग्रेडेशन। ये कुछ दिन पहले मेरे घर से कुछ टीवी के लिए ही शायद गया था किसी शॉपिंग मॉल में, रिलायंस में। तो वो पहले बोला कि 2 इयर्स मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है, मतलब फिलिप्स के तरफ से। उसके बाद अगर आप वारंटी और इंक्रीज करना चाहते हो आफ्टर 2 इयर्स, आपको प्लस 3 इयर्स का वारंटी मिलेगा, बट उसके लिए आपको 5000 जमा कराना होगा। ठीक है, तो टीवी का दाम है 43,000 प्लस 5000 करके 48,000 हो जाएगा। लेकिन उस 5000 में अगर बिजली भी गिरता है तो उसका भी वारंटी रिलायंस देगा। मतलब बेसिकली ये रिलायंस का एक इनकम करने का तरीका है। समझ रहे हो सर? हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, यस तो सर। सर ये वारंटी, ये जो वारंटी का पॉइंट है, आप मुझे एक चीज बताओ कि ये जो 2 इयर्स मैन्युफैक्चरर वारंटी है, वारंटी आपके लिए तो एक एसेट है कि भाई मेरा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा कंज्यूमर की तरफ से। अगर सोचो कि फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, वारंटी इज अ एसेट फॉर यू। यस, कि अगर कुछ हो जाए कंपनी मेरे को फ्री में रिप्लेस करेगा, कंपनी मेरे को फ्री में ठीक करके देगा, है ना, रिपेयर करके देगा। बट व्हाट अबाउट मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब फिलिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये लाइबिलिटी है कि नहीं है? लाइबिलिटी है। हाँ, विश्वजीत तो बोल रहा है हाँ। मैं बाकियों से भी पूछना चाहूंगा, और पिता, नताशा, स्नेहाशीष, बताओ सर। यस सर। है ना, कि फिलिप्स को आपका यस टीवी सर। जब भी खराब होगा, आपका टीवी जब भी खराब होगा, तब भी आपको आपके टीवी पे उसको ठीक करना होगा। तो क्या ठीक करने के लिए उसके पास जो मैकेनिक रहेगा उसको क्या फ्री में काम कराएगा? जो पार्ट्स लगेगा क्या वो नो सर, फ्री वो में पैसा मिलेगा? देगा। है ना, जो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज लगेगा उसके लिए खर्चा कौन करेगा? कंपनी करेगा ना। लेकिन देयर इज अ बिग क्वेश्चन, लेकिन सर ये आपका टीवी खराब होगा, इसका क्या गारंटी है? इसका कोई गारंटी ले सकते हैं कि आपके टीवी पे बिजली गिरेगा? हाँ, बिजली गिरी, बिजली गिरी, हाँ टीवी पे गिरी, ऐसा थोड़ी है कि बिजली गिरेगा ही गिरेगा। आप जेन्युइनली बोल सकते हो क्या कि बिजली गिरेगा टीवी पे? अरे नो सर। नो सर, है ना, नो सर। ऐसा तो जेन्युइनली नहीं कहा जा सकता। तो ये सिचुएशन क्या हो गया, सर्टेन क्या अनसर्टेन? अनसर्टेन। हाँ सर, हाँ अनसर्टेन हो गया सर, सर्टेन नहीं है। तो होगा कि नहीं होगा इस पे आप श्योर नहीं हो। तो जो लायबिलिटी आपका होगा कि नहीं होगा, लेकिन जिस दिन ये टीवी खराब होगा, कंपनी का लायबिलिटी है ना, तो कंपनी अपने अकाउंट्स में इसको कैसे ट्रीट करेगा? तो दिस काइंड ऑफ लायबिलिटी इज कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी। समझ में आया सर? दिस काइंड ऑफ लायबिलिटी इज कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस दोनों पे डिपेंड करता है, ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस। कुछ होगा तो भी हो सकता है, कुछ ना होगा तो भी हो सकता है, डिपेंड करता है, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। तो जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करने वाला लायबिलिटी है, ये नॉर्मल लायबिलिटी नहीं ना सर। नॉर्मल लायबिलिटी क्या है, आपको देना ही पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स की लायबिलिटी, जैसे बैंक की इंटरेस्ट, ये आपका लायबिलिटी, आपको देना पड़ेगा, क्रेडिटर का पेमेंट। बट क्या आप बोल सकते हो कि भाई मेरा वारंटी जो मैंने देके रखा ये मुझे देना ही पड़ेगा, वारंटी कुछ ना हो क्या फिर भी देना पड़ेगा? क्या कस्टमर जानबूझ के अपना प्रोडक्ट खराब करके लेके आ जाएगा? और अगर, मतलब आप समझ रहे हो ना सर, ये वारंटी का जो खर्चा है कंपनी की तरफ से जो होता है, ये खर्चा होना ना होना ये कंपनी का एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है। तो इस तरह का जो खर्चा है, ये इस तरह का जो लायबिलिटीज क्रिएट होता है, दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्लियर सर, समझ में आ रहा है? अब मैं अकाउंटिंग के हिसाब से बताऊंगा अभी पूरा का पूरा, लेकिन आपको पहले मैं स्टोरी बता दे रहा हूं एक बार, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है। क्या रे, क्लियर की नहीं? यस सर। अब एक दूसरा पॉइंट सर, कंटिंजेंट लायबिलिटी तो आपको समझ में आ गया सर, अब कंटिंजेंट एसेट भी थोड़ा बता दो। हाँ चलो सर, सर आईफोन, एक आईफोन के साथ, आईफोन वर्सेस सैमसंग,
कॉपीराइट, एप्पल वर्सेस सैमसंग कॉपीराइट केस, मिल जाएगा। ये देखो, फिर ये कॉपीराइट केस क्या होता है? हाँ सर, ये बहुत चला इन लोगों का, ठीक है। ये देखो, दिखाई दे रहा है सर, ये पूरा रियल लाइफ लॉ केस मतलब सूट है, ठीक है, रियल लाइफ केस सूट है। आप देखो ध्यान से, दिख रहा है क्या? Apple International and Samsung Electronic Corporation Limited was first of a series of ongoing lawsuits between Apple Inc. and Samsung Electronics regarding the design of smartphones and tablet computers between them. The companies made more than half of smartphones sold worldwide as of July 2012. In the spring of 2011, Apple began litigating against Samsung in patent infringement suits, which Apple and Motorola Mobility were already engaged in patent war on several fronts. मतलब ये अलग, ये दूसरा है, एप्पल के साथ मोटोरोला का डिफरेंट वार चल रहा है। Apple multinational litigation over technology patents became known as part of mobile device smartphone patent wars. इसको क्या बोलते हैं? मोबाइल डिवाइस और स्मार्टफोन पेटेंट wars, war, युद्ध चलता है सर। Extensive litigation in fierce competition in the global market for consumer mobile communication. By August 2011, Apple and Samsung were litigating 19 ongoing cases. 19 केसेस चला इनके बीच में in 9 countries, 9 देशों में चला। By October, the legal dispute expanded to 10 countries. By July 2012, the two companies were still embroiled in more than 50 lawsuits around the globe, with billions in dollar damages claimed between them. कितना? बिलियन डॉलर्स। कुछ समझ में आ रहा है सर? मतलब कभी सैमसंग क्लेम करता है एप्पल से, कभी एप्पल क्लेम करता है सैमसंग से। While Apple own a ruling in its favor in the US, केस अलग अलग कंट्री में चलता है। जब यूएस में केस बनता है तो एप्पल जीतता है, बिकॉज एप्पल कहाँ का कंपनी है? हाँ सर, एप्पल यूएस का। यूएस का। और सैमसंग ओन रूलिंग इन साउथ कोरिया, जापान एंड द यूके, ठीक है। एक्चुअली सैमसंग कोरियन कंपनी है ना सर? सैमसंग कोरियन कंपनी है ना? मुझे तो वही पता है सर, आप लोगों को क्या पता सैमसंग कहाँ का है? साउथ कोरियन कंपनी है, यस मैं सही बोला। South Korean multinational electronic corporation headquartered in Yeongdong district, Suwon. It is pinnacle of the Samsung chip. Okay, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिकली ये जीतता है साउथ कोरिया में, जापान में, यूके में। On June 4, 2013, Samsung won a limited ban from the US International Trade Commission on sales of certain Apple products after the commission found Apple had violated 3 Samsung patent. Apple violate किया 3 Samsung patent, but this was vetoed by US Trade Representative माइकल फ्रोमैन। तो सर क्या चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ चल रहा है समझ में? हाँ, सैमसंग के साथ एप्पल का पेटेंट को लेकर लड़ाई। कभी सैमसंग बोलता है मेरा डिजाइन चोरी कर लिया, ठीक है, कभी एप्पल बोलता है मेरा डिजाइन चोरी कर लिया, ठीक है। तुम ऐप को मेरे हिसाब से चला रहे हो, तुम्हारा ऐप का डिजाइन मेरा है, मेरा ऐप का डिजाइन तुम्हारा है, इसको लेके लॉ सूट चलता है। अब कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है। तो सर ये कब सैमसंग जीतेगा? अगर सैमसंग जीतता है तो एप्पल को पे करना होगा। बिलियन डॉलर्स का केसेस, समझ में आ रहा है सर? बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो अगर सैमसंग जीतेगा, अगर सैमसंग विन करेगा तो एप्पल को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर एप्पल विन होता है तो सैमसंग को पेमेंट करना पड़ता है। तो एक बात सिंपल है ना सर, जिनको पैसा मिलेगा फ्यूचर में उनके लिए एसेट बन जाएगा। उनको पता भी नहीं था कि उसको जीत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अनसर्टेन है ना। अरे ये केसेस अनसर्टेन है ना, कौन जीतेगा किसको पता? ये तो लॉ देखेगा, उस कंट्री का जो जज में बनेगा वो देखेगा। आप चाहे तो ये सब देख सकते हो सर, कौन से कोर्ट में कब क्या क्या केसेस हुआ है, आपको बड़ा अंदाजा लगेगा और रियल लाइफ आपको समझ में आएगा कि क्या क्या केसेस चलता है और क्या क्या बिलियन डॉलर का केसेस चलता है, ठीक है। मिलियंस बिलियंस का केसेस चलता है सर, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट कॉपीराइट बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट कॉपीराइट मतलब आप किसी का कोई किसी भी तरह का कोई भी चीज अगर उसने बनाया है या फिर उसका उसमें कॉपीराइट का ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अब उसको क्लेम मतलब उसको कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। ये बड़े बड़े बिजनेस इसको अपने अपने कंट्री में इंटरनेशनल लेवल में ऑलरेडी अपने ही नाम पे रजिस्टर्ड करके रखता है। जैसे लोगो वगैरह हो जाता है ना, वो सब भी, ठीक है। जैसे एप्पल के फोन में, आईफोन में जो लोगो होता है वो उनका रजिस्टर्ड है ना सर। आईफोन का जो लोगो है वो उनका रजिस्टर्ड है, भले ही कि सैमसंग उसका लोगो कभी नहीं लेगा। हाँ बोलो सर। हेलो, जैसे ये एप्पल दिख रहा है ना आपको, ये जो लोगो एप्पल यूज करता है ये इसका लोगो है, ठीक है, ट्रेडमार्क भी है। तो ये लोगो ट्रेडमार्क कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, ये तो सिंपल बात है, इसमें तो कोई मतलब सेकंड ओपिनियन नहीं आएगा।
बट इसके अलावा ये फोन के अंदर भी कुछ काफी सारा फीचर्स भी ऐसे होते हैं जो अगर मानो सैमसंग का ट्रेडमार्क है इंटरनेशनली और एप्पल ने चुरा लिया, या फिर एप्पल का रजिस्टर्ड है सैमसंग ने चुरा लिया, तो एक दूसरे के ऊपर केस करता है और वो केसेस बिलियंस मिलियंस पे चलता है। लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा और कौन किसको कितना बिलियन पेमेंट करेगा, ये तो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। अरे बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यस है ना? तो दिस इज कंटिंजेंट एसेट्स एज वेल एज कंटिंजेंट लायबिलिटी, है ना? जैसे मानो कि अगर कोई केस एप्पल जीत गया, सैमसंग हार गया, तो सैमसंग के लिए क्या हो जाएगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी। और एप्पल के लिए क्या हो जाएगा? कंटिंजेंट एसेट। एसेट। समझ में आ रहा है सर? इसके लिए बन जाएगा कंटिंजेंट एसेट और इसके लिए बन जाएगा कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, लेकिन एक बार पाने के बाद और वो कंटिंजेंट नहीं रहेगा, जब तक बनेगा नहीं तब तक। ठीक है, अब यही कंटिंजेंट एसेट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटी को लेके अकाउंटेंसी आपको क्या सिखाते हैं ये अभी समझो। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना सर? हाँ, मैं आपको एकदम रियल लाइफ में जैसे केसेस चलता है वो केस भी दिखा दिया। और क्या चाहिए बोलो? और कुछ नहीं चाहिए, हद हो गया। ठीक है, बहुत सारा केस का हिस्ट्री है यहाँ पर, आप चाहो तो जाके और स्टडी कर सकते हो, विकिपीडिया में मिल जाएगा आपको। ठीक है, अपना नॉलेज एनहांस करो, बिकॉज नॉलेज का ही दाम दुनिया को मिलता है, बाकी सब चीज तो बेकार है। सर क्या बोलते हो? यस सर। अच्छा, तो कंटिंजेंट एसेट्स कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो क्या लिखता है सर अकाउंटेंसी? सर बोलते हैं कि ये पॉसिबल एसेट arises from past events, possible assets arises from the past events and their existence will be confirmed only after occurrence or non occurrence। मतलब ये एसेट बनेगा कि नहीं बनेगा वो डिपेंड करता है ऑकरेंस या नॉन ऑकरेंस पे, और वन ऑफ मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, मतलब या तो होगा या तो नहीं होगा। इनमें से कोई भी एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स जो हमें भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, या तो मेरा पैसा जाएगा या तो मेरा पैसा आएगा, या तो मेरा लाइबिलिटी होगा या तो मेरा एसेट होगा। तो लेकिन वो डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट्स पे, तो वो कंटिंजेंट एसेट बनेगा। ठीक है, या तो ऑकरेंस पे या तो नॉन ऑकरेंस पे। सिमिलरली कंटिंजेंट लाइबिलिटी, a possible obligation arising from the past events and may arise in future depending on the occurrence or non occurrence of one of more uncertain future events। सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। ठीक है, कभी एसेट बन सकता है कभी लाइबिलिटी बन सकता है। क्लियर ना सर, डेफिनेशन वाइज और एग्जांपल वाइज? क्या रे, क्या कहते हो? अरे क्या कहते हो? क्लियर कि नहीं? यस क्लियर। ओके सर। अब देखो, मैं ये थोड़ा सा मैंने नोट्स बना के रखा है, ठीक है, ये वाला नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा। ऐसे ये इंस्टीट्यूट का मैट से भी पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट मैंने थोड़ा सा यहाँ पर अलग से डेफिनेशंस वाला नोट्स बनाया, मैं आई विल शेयर विद यू। तो ये वाला नोट्स देखो एक बार, कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी का क्या बोलता है सर? सर बोलते हैं कि मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट एसेट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, a contingent asset is a possible asset that arises from past events, the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the enterprise। मतलब जो मतलब अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स है वो होगा कि नहीं होगा, इस पे एंटरप्राइज का खुद का भी कंट्रोल पूरा नहीं होता। मतलब एप्पल को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है और सैमसंग को भी नहीं पता क्या होने वाला है। It usually arises from unplanned or unexpected events that gives rise to the possibility of an inflow of economic benefit to the enterprise। अगर बेनिफिट आ जाए तो क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। ठीक है, फ्यूचर बेनिफिट आ सकता है तो वो एसेट बन जाता है। लाइबिलिटी तो बन ही सकता है, क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन इज एन कंटिंजेंट एसेट अगेन। ठीक है, एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट एसेट। ठीक है, मतलब आपको फ्यूचर में कुछ पैसा किसी को कुछ मिल रहा है, ठीक है, ये लाइबिलिटी नहीं होगा, एसेट होगा। अच्छा, नो रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बात ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनना सर, अभी पॉइंट पूरा। सर आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो समझते हो ना? व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अगर आपको कोई पूछ लिया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, क्या जवाब दोगे? सर ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। वेरी गुड सर। जब भी आपको कोई पूछे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के बताओ, ठीक है, जैसे मानो रिसेंटली आप लोगों को पता है नाइका बोल के एक कंपनी है सर, तो वेरी पॉपुलर कंपनी नाइका। यस स्टेटस लगाए थे आप। यस, मैंने स्टेटस लगाया, उससे भी बड़ी बात है कि नाइका का आईपीओ आ रहा है सर। ठीक है, नाइका का क्या आ रहा है? आईपीओ आ रहा है। तो ये जो नाइका है, ये देखो जीरोधा आईपीओ में जाता हूँ, नाइका जो कंपनी है वो अपना आईपीओ लेके आ रहा है। ठीक है, नाइका का शॉपिंग ऐप है, आप लोग जानते हो। ठीक है, वो बेसिकली
कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के लिए ज्यादा फेमस हुआ है, ठीक है। तो ये नायका का जो आईपीओ है सर, मतलब आईपीओ मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने को जा रहा है सर, ठीक है। एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स आज ही स्टार्ट हो रहा है इसका, 20 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक चलेगा। एक शेयर का दाम आ रहा है मार्केट में 1025 से लेके 1125 तक, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो नायका जैसे कंपनी ये मार्केट में लिस्टेड हो रहा है, ठीक है, बिकॉज उसको लिस्टेड करना है, बिकॉज उसको पैसा चाहिए। तो ये अपने आप को लिस्टेड करने के टाइम पे अपना फाइनेंशियल डेटा पब्लिक के साथ शेयर करता है। तो उसके लिए आपको इसका प्रोस्पेक्टस देखना पड़ता है, फाइनेंशियल मतलब स्टेटस देखना पड़ता है। ये फाइनेंशियल स्नैपशॉट है, ठीक है, जस्ट फाइनेंशियल डेटा जो एक ओवरव्यू है, लेकिन इसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा इसका एनुअल रिपोर्ट चेक करने से, ठीक है। इसका एनुअल रिपोर्ट चेक करने से आपको इसका फाइनेंशियल एवरीथिंग मिल जाएगा, जो कंपनी का पीएल से, कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से, कंपनी के बैलेंस शीट चेक करके, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करके आप कंपनी के बारे में अच्छा बुरा भला समझ सकते हो। आप लोग सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स हो और आप लोग इतने अच्छे से कॉमर्स को समझो, इतने अच्छे से अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस को समझो, ताकि आप ये सब चीज समझने में कभी मतलब आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तभी तो आप कॉमर्स स्टूडेंट्स कहलाओगे, ठीक है। सिर्फ डिग्री लेके क्या करोगे सर, ओनली डिग्री का दुनिया में कोई काम नहीं, ठीक है। तो आप नॉलेज लोगे, रियल में कंपनी का एनालिसिस कर पाओगे तो दमदार बनोगे। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है, समझ गए सर, ओके। ज्यादा मत बोलो, दिमाग खराब करते हो आप। अच्छा, नो रिकॉग्निशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये कंटिंजेंट एसेट लायबिलिटी के बारे में, कंटिंजेंट एसेट के बारे में क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि मैं आपको अभी अदानी का भी दिखा रहा था ना, ये अदानी का क्या है, ये अदानी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। इसमें क्या क्या मिल जाएगा आपको, ये देखो, ये है इसका पीएल, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 31 मार्च 2021 का है। ये है इसका बैलेंस शीट, ठीक है, ये इसका बैलेंस शीट है। नीचे आ जाएंगे तो इसमें इसका पीएल दिख जाएगा, और नीचे आ जाएंगे तो आपको इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट दिख जाएगा। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन, सर ये जो कंटिंजेंट एसेट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटी है, इसका पीएल बैलेंस शीट में कहाँ स्थान होता है, पीएल बैलेंस शीट में हम इसको कहाँ क्या किस तरह से शो कर सकते हैं, है ना, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। चलो वही बात थोड़ा करना है आपसे, वही चर्चा थोड़ा आपसे करना है। तो नो रिकॉग्निशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस एज वेल एज द प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एन एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज ए कंटिंजेंट एसेट। आप कंटिंजेंट एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, मतलब जो एसेट आने वाला है फ्यूचर में उसको आप पहले से एसेट बोल के ट्रीट नहीं कर सकते, बिकॉज ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के क्लास में भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि थोड़ा यहाँ पर क्या बोलते, थोड़ा नैरो माइंड पे काम किया जाता है कि जो पैसा आएगा उसके बारे में हम लोग ज्यादा उत्साह नहीं दिखाते, जो नहीं आएगा उसको लेके मतलब थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच है ये सर, ठीक है। कि जो आने वाला है उसको लेके ज्यादा हम लोग दिमाग नहीं खराब करते, जो शायद नहीं आने वाला है उसको लेके बहुत ज्यादा हम लोग कंजर्वेटिव हो जाते हैं। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था, 12 कॉन्सेप्ट का क्लास हुआ था, अगर भूल गए तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कि अकाउंटिंग किस कॉन्सेप्ट पे बिल्ड होता है। तभी जाके जब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करोगे ना किसी फार्म में, या फिर अपना ही फार्म बना के काम करोगे, आपका बहुत दाम होगा सर, ठीक है, बिकॉज कॉन्सेप्ट वाइज आपको चलना है। तो as per the concept of prudence as well as present accounting standards, an enterprise should not recognize a contingent asset. It is possible that the recognition of contingent asset may result in recognition of income. अगर आप किसी को एसेट मान लोगे तो वो आपका इनकम हो जाएगा, that may never realized, अगर वो बाद में ना मिले तो, मतलब जो इनकम आप बता रहे हो वो इनकम अगर बाद में ना मिले तो। However, when the realization of income is virtually certain, अगर ये सच में हो जाए, then the related assets no longer remains in contingent asset. अगर एक बार मिल जाए तो फिर उसको और contingent नहीं बोलोगे, मिल जाएगा तो और कंटिंजेंट नहीं है। जब तक मिलेगा 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 वाला बात है ना, ठीक है, मतलब रिसीवेबल रिसीवेबल रिसीवेबल, तब तक ये कंटिंजेंट एसेट कहलाएगा। बट जब मिल जाएगा उसके बाद और उसको कंटिंजेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। नो डिस्क्लोजर ऑफ कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट एसेट्स के बारे में पीएल बैलेंस शीट में कहीं पर भी कुछ डिस्क्लोज नहीं किया जाता। कंटिंजेंट एसेट नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ए कंटिंजेंट एसेट इज यूजुअली डिस्क्लोज्ड इन द रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी। कोई अप्रूवल अथॉरिटी होता है हर कंपनी में, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है इन केस ऑफ ए कंपनी, एंड अगर कंपनी ना हो के दूसरा कोई बिजनेस हो तो कोरेस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी इन द केस ऑफ एनी अदर एंटरप्राइज, मतलब नॉन कंपनीज के केस में, इफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल, मतलब आपको एक अलग रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जैसा, ठीक है, कि भाई मेरे को ये पैसा मिल सकता है, कि मेरा कुछ लॉ सूट चल रहा है मार्केट में, ठीक है, अगर मैं जीता तो मेरे को 100 करोड़ मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं हार गया, ठीक है, तो शायद मेरा 50 करोड़ का लॉस भी हो सकता है,
ठीक है, तब वो आपका लायबिलिटी कहलाएगा। तो आप अगर जीतोगे तो आपको 100 करोड़ मिलेगा। ये आप कब जीतोगे, कब केस सॉल्व होगा, इसको लेके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज मत करो, उसके लिए आप एक अलग रिपोर्ट बना दो, ठीक है, अप्रूविंग अथॉरिटी की तरफ से। व्हेन रीऑर्गेनाइज्ड, कब रीऑर्गेनाइज किया जाता है? कंटिंजेंट एसेट्स आर assessed continually, and if it has become virtually certain that an inflow of economic benefit will arise, the asset and the related income are recognized in the financial statement of the period in which the change occurs. जब होगा रिकॉग्नाइज कर लोगे, आप समझ गए नहीं? जब आपको मिल जाएगा तब उसको रिकॉग्नाइज कर लेना, और जब आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि मैंने केस लॉ सूट जीत के मेरे को पैसा आया है, एसेट मिला मेरे को, ठीक है, तो तब उसको आप और कंटिंजेंट नहीं कहलाओगे। जीतने के बाद जब मिल जाए तो और कंटिंजेंट नहीं है। जब तक मिलेगा 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 वाला बात है ना, तब तक कंटिंजेंट वाला बात रहेगा, ठीक है। मिल जाए तो और कोई कंटिंजेंसी, मतलब कंटिंजेंसी और नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब कंटिंजेंट एसेट मिल भी सकता है, ना भी मिल सकता है, वो वाला बात खत्म हो गया ना, आपको मिल गया। तो व्हेन रिकॉग्नाइज्ड, जब एक्चुअली चेंज होकर, जब सच में सिचुएशन बदलेगा, जैसे एप्पल के केस में एप्पल की तरह, सैमसंग के केस में सैमसंग की तरह, इनका भी तो पीएल बैलेंस शीट बनता है रे बाबा। अरे ये सब तो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है सर, कोई कोरिया में लिस्टेड है, कोई अमेरिका में लिस्टेड है, हाँ एग्जैक्टली। तो हर कंपनी का चलता है, हमारे देश में भी अलग अलग कंपनीज का केसेस चलता है। क्लियर हो रहा है ऐसा? अरे बोलो ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। है ना, तो ये है इस तरह से, ठीक है। मतलब बैलेंस सर, मतलब आपके मन में चल सकता है सर एसेट है तो फिर एसेट पे कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये देखो, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एसेट दिख रहा है, तो कंटिंजेंट एसेट बोल के कुछ आपको हेडिंग नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर नॉन करेंट एसेट दिख जाएगा, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर दिख जाएगा, इन्वेस्टमेंट दिखेगा, लोन दिखेगा, अदर फाइनेंशियल एसेट्स दिखेगा, डिफर्ड टैक्स एसेट्स दिखेगा, अदर नॉन करेंट एसेट्स दिखेगा। मिल जाने के बाद और उसको कंटिंजेंट बोल के नहीं दिखाया जाता। हो सकता है आप नोट जाके चेक करोगे तो आपको कुछ पैसा दिख सकता है कि भाई कहाँ से मिल गया, तो कहाँ से क्या पैसा आता है, वो सभी चीजें आपको दिखता है, ठीक है। लेकिन जो कंटिंजेंट है उसको लिए अलग से आपको रिपोर्ट दिखाना पड़ता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में अप्रूविंग अथॉरिटी होते हैं, वहां पर दिखाओ कि भाई मेरे को ये पैसा मिल सकता है, ठीक है। लेकिन वो बैलेंस शीट में डायरेक्टली शो नहीं किया जाता। ओके, ये रहा बात। सेकेंड पॉइंट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसके बारे में क्या बोलता है सर? सर मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू अगेन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, जो पुराना स्टैंडर्ड्स है, अभी भी यूज किया जाता है सर, इंड एस आने के बाद भी। कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन that arises from past events, the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the enterprise। मतलब एंटरप्राइज के कंट्रोल पे कुछ नहीं होता। जैसे आपको मैं फिलिप्स का जो मतलब एग्जांपल दे रहा था, क्या फिलिप्स को पता है कि उसका टीवी खराब होगा? अरे क्या फिलिप्स को पता था उसका टीवी खराब होगा फ्यूचर में, और खराब होगा तो फिर उसको वारंटी दिया है उसने, तो वारंटी का पैसा देना पड़ेगा, वारंटी का खर्चा देना पड़ेगा जिसको भी उसने दिया था। इसके बारे में तो वो श्योर नहीं है ना, उसको श्योरिटी नहीं है कि क्या होगा। तो सर्टेन भी हो सकता है, अनसर्टेन भी हो सकता है, ऑकर भी हो सकता है, नॉन ऑकरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो तब जाके आपका लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसका ट्रीटमेंट देखो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस from past events but is not recognized, a present obligation that arises from the past events, पहले सेल किया था अपना टीवी, ठीक है, पास्ट आपका पास्ट इवेंट्स था, टीवी सेल करना अभी हुआ है कि पहले हुआ है? 3 साल पहले टीवी या 2 साल पहले टीवी सेल किया? पहले किया ना। ये देखो कितना साल का वारंटी दिया मैन्युफैक्चरर्स ने, कितना साल का वारंटी दिया? 2 साल। तो अगर आप टीवी बेचोगे तो ऑब्वियसली 2 इयर्स ऑलमोस्ट, है ना, कम से कम 2 साल पहले टीवी बेचा था, उसका लायबिलिटी अब क्रिएट हो रहा है सर। तो टीवी खराब हो गया, कस्टमर कंपनी के सर्विस सेंटर पे लेके हाजिर कि देखिए सर मेरा तो वारंटी पीरियड में है और मेरा टीवी खराब हो गया है। करता है ना ऐसा कस्टमर, हर कस्टमर करते हैं, मैं भी करता हूँ। मेरे पास एक लेनोवो का लैपटॉप था, अभी नहीं है, अभी लेनोवो का लैपटॉप का पूरा उसका बल्ले बल्ले हो गया। 12 इयर्स मैंने उसको यूज किया, ऑलमोस्ट 12 नहीं 10 इयर्स, हाँ 10 इयर्स ऑलमोस्ट यूज किया। उसमें जब मैं वो लैपटॉप लिया था उसमें 3 साल का वारंटी था, 1 साल ऑन साइट था, बाकी आपको उसके सेंटर सर्विस सेंटर में लेके जाना था। तो पहला साल खराब हुआ, कीबोर्ड खराब हुआ, मैं लेके गया, सॉरी कंपनी से लोग आया, फिर अगला 2 साल
फिर से कीबोर्ड खराब हुआ, फिर से मैं उनके पास लेके गया, वो फिर से ठीक कर दिया, और उसके बाद और कभी लेके जाना नहीं पड़ा, अगला 5 साल अच्छा ही चल गया। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया, अगला 5 साल अच्छा चल गया। बट अगर मैं मुझे वारंटी मिल गया था सर, 3 साल का वारंटी था तो मुझे मिल गया था। तो सवाल यही है, लेकिन उसके लिए क्या कंपनी को खर्चा नहीं हुआ? जब किसी को बेचता है तो उसको पेमेंट करना पड़ता है। एक मैकेनिक आएगा, कम से कम उसके लिए 500 टका तो लेगा। हाँ, पार्ट जो लेके आ रहे हैं उसके लिए भी कंपनी को खर्चा है। तो जो व्हाटएवर जो भी खर्चा कंपनी का होता है ऑन दैट टाइम, वो कंपनी को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, वो उसका लायबिलिटी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो अकाउंट्स क्या बताता है सर? अकाउंट्स बताता है इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो मतलब पैसा आएगा कि जाएगा। पैसा लायबिलिटी में क्या होगा, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। जाएगा, एकदम सिंपल है सर। इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। ठीक है, मतलब ये ऑब्लिगेशन सेटलमेंट करना है। पहले आपको मैं बोला था, अभी मैं आपको सेटल कर रहा हूँ। रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेड, मतलब एग्जैक्ट कितना खर्चा होगा वारंटी में, कंपनी का कितना खर्चा होगा। जैसे मैं आपको बोला कि मेरा लैपटॉप खराब हुआ था, मेरे लैपटॉप में वारंटी था, अब उसमें मेरा रैम खराब होगा कि मदरबोर्ड खराब होगा? हाँ सर, ये सब रहता है ना, आप लोग तो आजकल सभी चीजें जानते हो। या फिर मेरा कीबोर्ड खराब होगा, उसमें किसमें कितना खर्चा आएगा, ये क्या कंपनी को पता है क्या? इसका एस्टिमेट करना, रिलायबल एस्टिमेट इज पॉसिबल? नो हाँ सर। सर, नॉट सर। रिलायबल एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। जैसे मेरा तो सिर्फ कीबोर्ड ही खराब हुआ था, तो कंपनी का सस्ता में निकल गया। कीबोर्ड खराब हुआ तो सस्ता में निकल गया। अगर मेरा मतलब रैम खराब होता तो महंगा हो जाता उसके लिए, है ना? तो ये सब चीजें बहुत वाइटल है सर। तो क्या बोलता है, where possible obligation, an obligation is a possible obligation. Obligation क्या होता है? It's a possible obligation if based on the evidence available. Its existence at the balance sheet date is considered not probable. Present obligation क्या होता है? An obligation is a present obligation if based on the evidence available. Its existence at the balance sheet date is considered probable, that is more likely than not. मतलब कहने का मतलब है कि कुछ हो सकता है कि पॉसिबल हो सकता है, बैलेंस शीट डेट को वहां पर दिमाग में रखा जाता है कि मेरा इस डेट पे मैंने इसको एसेट को सेल किया था। कुछ होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अभी हुआ है, अभी करना पड़ेगा। इट्स एग्जिस्टेंट एट द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट में भी बोला जा रहा है कि हमें करना पड़ेगा, इस तरह का। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशंस भी होता है और प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस भी होता है। मतलब पॉसिबल है कि फ्यूचर में होगा, प्रेजेंट मतलब अभी करना है। ठीक है, तो कंपनी को ये सब चीजें थोड़ा बहुत बैलेंस शीट डेट के साथ मैच करना पड़ता है। आगे बताता हूँ, रुको। क्या बोलते हैं सर? बोलते हैं नो रिकॉग्निशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, एन एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी, डिस्क्लोजर ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी बाय वे ऑफ नोट टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में नोट आएगा, बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगा। A contingent liability is required to be disclosed by way of note to the balance sheet unless possibility of outflow of resource embodying economic benefits is remote. मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरह का लाइबिलिटी को नोट से डिस्क्लोज नहीं करोगे बैलेंस शीट के नीचे, ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाएगा। ठीक है, कि भाई मेरा ये लाइबिलिटी हो सकता है, नहीं तो बाद में ना वो इकोनॉमिक बेनिफिट में ना प्रॉब्लम हो जाएगा कि पूरा का पूरा अकाउंटिंग हिसाब में गड़बड़ हो जाएगा। कि आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने टीवी सेल किया जिसका वारंटी देके रखा, आपने मोबाइल सेल किया जिसका वारंटी देके रखा, और कस्टमर कभी आ गया आपके पास और आप पे क्लेम कर रहा है, तो आप फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। तो इसलिए हिसाब बहुत पक्का होना चाहिए। कब रिकॉग्नाइज किया जाता है? Contingent liabilities are assessed continually to determine whether an outflow of resources embodying economic benefits has become probable. If it becomes probable that an outflow or future economic benefits will be required for an item previously dealt with as a contingent liability, a provision is recognized in financial statement of the period in which the change in probability occurs, except in extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made. मतलब कहने का मतलब है कि जब एक्चुअल में कंपनी का खर्चा होता है उस टाइम पे कंपनी जरूर इसको रिकॉग्नाइज करेगा, अपने पीएल में, अपने बैलेंस शीट में उसको जरूर रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, वो करना ही पड़ता है। और फिर जाके कंपनी को क्या बता रहा है सर यहाँ पर, कि डिस्टिंक्शन दे रहा है कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड अदर लायबिलिटी के बीच में। अब आप देखो कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, मतलब अभी तक जो पढ़े उसका पूरा एक समरी हो जाएगा यहाँ पर, कि बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है और अदर लायबिलिटी क्या है। कौन आ गया? चलिए।
देखो सर, इट इज एन ऑब्लिगेशन, क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज कर भी सकता है, ना भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ठीक है, और अदर लायबिलिटी क्या है? इट इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अदर लायबिलिटी क्या होता है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, देना ही पड़ेगा, इनकम टैक्स का टाइम हो गया, देना पड़ेगा। क्रेडिटर आके द्वार पे खड़ा हुआ है, क्रेडिटर का पेमेंट करना पड़ेगा। इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। पहले आपने क्रेडिट पे परचेस किया था, लोन लेके परचेस किया था, तो अभी आपको लोन का पेमेंट करना है, ये सर नो, दोनों ही पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, बट ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इसलिए बन जाता है बिकॉज इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा। इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, द सेटलमेंट ऑफ व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, मतलब जिसमें आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिला था, अब उसका लायबिलिटी आप पेमेंट कर लो। लोन लिया था आपने, बेनिफिट लिया, अब लोन का इंटरेस्ट भर लो, है ना। क्रेडिटर से रॉ मटेरियल लिया था, बेनिफिट भी बना दिया अपना, अब उसका पेमेंट कर दो। लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, जो आपको पता है, जैसे कि वारंटी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। लॉ केस सूट, किसी कंपनी का लॉ सूट चल रहा है, ठीक है, उसमें कुछ कंपनी ने हारा या जीता, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करने वाला केसेस, ठीक है, ये सब आ जाता है कंटिंजेंट पे। तो ये रहा इसका मीनिंग, डिपेंड्स ऑन और ऑकरेंस, डिपेंडेंस और ऑकरेंस। डिपेंडेंस और ऑकरेंस में क्या बात करेंगे सर? ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, इट ऑकरेंस डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, बट इट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। नॉर्मल लायबिलिटी जो है वो ऑलरेडी ऑकर्ड। सर्टेनिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ आउटफ्लो, मतलब आपका पैसा आउटफ्लो होगा लायबिलिटी में, इसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब आपको वारंटी में पेमेंट करना होगा, ये तो डिपेंड करता है ना कि कस्टमर का प्रोडक्ट खराब होता है कि नहीं होता है, उस पर प्रोडक्ट डैमेज होगा तो आपको देना पड़ेगा, इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि प्रोडक्ट खराब करके ही कस्टमर आएगा। देयर इज सर्टेनिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, ये आपको पता है कि आपको पेमेंट करना ही है। लोन लिया तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, क्रेडिटर से रॉ मटेरियल क्रेडिट पे लिया तो भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है। हाँ सर, योर लायबिलिटी, क्या बोलते हो सर? जीएसटी देना पड़ेगा, लायबिलिटी। जब रिकॉग्निशन का बात आता है कंटिंजेंट का, दिस साइड इज कंटिंजेंट and this is a normal liability. Recognition का बात जब आता है, it is not recognized in the financial statement, it is recognized in the financial statement. Disclosure, it is disclosed merely by way of footnote to balance sheet, ठीक है, it is disclosed on the liability side of the balance sheet, एकदम liability side में liability ही दिखता है। हाँ सर, क्या बताऊँ और इसमें आपको मैं, ये जो liability side है देखो, ये बैलेंस शीट रहा और ये कंपनी का, अदानी का ही है हिसाब, ये देखो लायबिलिटीज, वैराइटीज ऑफ लायबिलिटीज भरा पड़ा है। यही सब तो सीखना है अकाउंट्स में, और क्या काम है। और क्या सर, एग्जाम्पल में काफी सारे एग्जाम्पल देखो। अच्छा, बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड। अच्छा, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड, एक इसका मतलब एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव और प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब सर, बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड, कौन बताएगा? ये एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है सर। आप लोग सर बिल बैंक, सर बोलो बिल बोलो। बैंक से डिस्काउंट करवा लिए हैं लेकिन अभी मैच्योर नहीं हुआ है। मैच्योर नहीं होगा तो क्या होगा? मतलब जिससे पैसा मिलने वाला था वो नहीं दिया, हो सकता है डिजॉनर कर दे। हाँ, वेरी गुड सर। मतलब आपने बिल डिस्काउंट कर लिया, ठीक है, पैसा ले लिया, बट जिनसे आपको पैसा मिलना था, जिसको एक्चुअली पेमेंट करना था, वो अगर डिजॉनर कर दिया तो, ठीक है, तो आपका लायबिलिटी हो जाएगा ना कि आपको बैंक को देना पड़ेगा। तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ठीक है, अभी भी मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन आपने जिससे लोन लिया था, मैं थोड़ा सा क्लियर कट करता हूँ। जैसे मानो कि विश्वजीत और मेरे बीच में कुछ डीलिंग्स हुआ। ओके विश्वजीत, चलेगा तेरे और मेरे बीच में डील? यस सर। ऐसे सर स्टूडेंट के बीच में कभी कोई डील नहीं होना चाहिए, बट फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे डील बना रहे हैं। हाँ सर, टीचर स्टूडेंट पे डील होना चाहिए क्या? हाँ, ये आजकल मुझे देखने को मिलता है हर जगह, मतलब टीचर्स लोग इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करता है खुद ही, हाँ आपको मिल जा रहा है डिस्काउंट पे 5,000 का कोर्स 2,000 पे। हाँ, मतलब अरे भाई 5,000 का कोर्स 5,000 का है तो बोलो ना 5,000 का है, ठीक है, आप थोड़ा डिस्काउंट दे रहे हो तो बोलो डिस्काउंट दे रहे हो, लेकिन उसको लेके इतना चिल्ला हल्ला करने का क्या मतलब है? मतलब बेसिकली एजुकेशन एक प्रोडक्ट बन गया,
अब ये चीज मुझे कभी कभी खुद को भी चिंता हो जाता है कि क्या सच में एजुकेशन प्रोडक्ट है, जो भी हो, सब्जेक्ट टू डिबेट अभी छोड़ते हैं। तो चलो, मैं विश्वजीत और मेरे बीच में एक डील हुआ है, नॉट एजुकेशन रिलेटेड, कुछ और, हाँ, बिजनेस डील। अब विश्वजीत सर से कुछ प्रोडक्ट परचेस किया, ठीक है सर, लेकिन विश्वजीत को जब मैंने बोला कि भाई पैसा दो, तो विश्वजीत बोल रहे सर अभी नहीं दे सकते। मानो कि 1 लाख का गुड्स परचेस किया था। अब विश्वजीत को मैं बोल रहा हूँ अच्छा ठीक है तू पैसा नहीं दे सकता, तो मैं एक काम करता हूँ, बिल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, बिल्स ड्रॉ करना। ये बैंक के साथ सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है, बैंक हमें पेमेंट कर देता है। तो मेरे पैसा किसको चाहिए सर और पिता, पैसा किसको मिलेगा, सर को कि विश्वजीत को? बोल सर, सर पैसा किसको मिलेगा, विश्वजीत सर को कि मुझे? सर को मिलेगा, है ना। तो विश्वजीत सर को 1 लाख पेमेंट करेगा, लेकिन विश्वजीत बोल रहा है सर अभी नहीं हो सकता, नाउ आई कांट। तो मैं बोल रहा हूँ अच्छा ठीक है, तो फिर बिल ड्रॉ कर देते हैं ना। तो मैंने विश्वजीत पे बिल ड्रॉ किया और विश्वजीत इसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो विश्वजीत अगर बिल्स एक्सेप्ट कर लेता है, ये एक चेक की तरह होता है देखने में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। डोंट वरी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर कराया जाएगा आप लोगों को। तो बिल्स को एक्सेप्ट, आई थिंक करवा भी दिया होगा मैम ने किसी किसी को, अगर किसी ने नहीं किया तो बाद में करेगा। तो बिल्स को विश्वजीत जैसे ही एक्सेप्ट किया, अब ये बिल्स के लेके विश्वजीत को पेमेंट करना होगा। लेकिन मेरे पास बिल्स का जो रिसीवेबल्स है, उस बिल्स रिसीवेबल को लेके मैं पहुंचा बैंक में, और मेरे को जो 1 लाख चाहिए था उसमें थोड़ा सा डिस्काउंटिंग करके बैंक ने मेरे को ऑलमोस्ट 98,000 कुछ समथिंग दे दिया। सर बाकी 2,000 बैंक चार्जेस मान के चलो, ठीक है। तो मेरे को जरूरत था, मेरे को 98,000 ऑलमोस्ट मिल गया। लेकिन ये जो 1 लाख है, ये पेमेंट कौन करेगा? हाँ सर, विश्वजीत। ये जो 1 लाख है ये पेमेंट विश्वजीत करेगा, है ना सर। ये विश्वजीत ये 1 लाख का पेमेंट बैंक को करेगा। इसका एक टाइम पीरियड होता है, नॉर्मली 3 महीना 3 दिन इस तरह का, ठीक है, 3 मंथ्स पीरियड चलता है, 3 मंथ्स 3 डेज का ग्रेस पीरियड इस तरह का, ठीक है। तो लेकिन अगर मानो कि विश्वजीत फेलियर हो जाता है, तो बैंक किसको पकड़ेगा? बैंक पहले विश्वजीत को ही बोलेगा, सर को। ठीक है, फिर बैंक मेरे को बोलेगा कि भाई आपका पेमेंट बाकी है, ठीक है। तो फिर मेरा लाइबिलिटी बनेगा बैंक के पास, और जैसे मेरा लाइबिलिटी बैंक के पास बनेगा, मैं विश्वजीत को बोलूंगा भाई पैसा दे। तो लाइबिलिटी बने जा रहा है। तो विश्वजीत का लाइबिलिटी है बैंक को पे करना, कंटिजेंट है, और मेरा भी लाइबिलिटी फिर से बन जा रहा है अगर विश्वजीत पेमेंट नहीं करता है तो कहने का मतलब है कि ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर विश्वजीत पेमेंट कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं कर दिया तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली ये सब क्या बन जाता है, ये सब कंटिजेंट बन जाता है। ये भी एक अनदर एग्जांपल था। वारंटी वाला एग्जांपल तो आप लोगों ने देखा, बट ये भी एक अच्छा एग्जांपल। डिविडेंड का एरिया, डिविडेंड देना है, डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं होता, बट अगर कंपनी फ्यूचर में डिविडेंड दे दिया तो ये कंटिजेंट लायबिलिटी है कंपनी के लिए कि भाई मैं फ्यूचर में डिविडेंड दूंगा। उसमें क्यूमुलेटिव भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का कि मैं डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का पार्ट हमेशा मैंडेटरी नहीं होता, बट कंपनी फ्यूचर में देने के लिए सोच रहा है, तो ये कंपनी का लायबिलिटी है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को पेमेंट करेगा, शेयर होल्डर को प्रॉफिट का पार्ट देगा। तो ये फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं, ऐसा ही होता है। डिविडेंड का नॉर्मल यही कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट होने से ही दे सकता है, जब तक प्रॉफिट नहीं होता तब तक कंपनी डिक्लेयर नहीं कर सकता। लेकिन जैसे मानो कि नॉर्मल लायबिलिटी, मार्केट से क्रेडिटर से मतलब लोन लेके प्रोडक्ट खरीदे हो, उधारी में प्रोडक्ट खरीद के लाए हो, क्रेडिटर फॉर गुड्स, ठीक है, किसी से भी क्रेडिट में रॉ मटेरियल लेते हो और उसको बाद में पेमेंट करने का बात करते हो, देना पड़ेगा, इट्स नॉर्मल लायबिलिटी, इट्स नॉर्मल लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेबर से काम कराया, लेबर से काम कराया लेकिन लेबर का पेमेंट बाकी है, इसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है सर? नॉर्मल लायबिलिटी और आउटस्टैंड मतलब कंटिजेंट लायबिलिटी का फर्क समझ में आया सर? एप्पल का, सैमसंग का केस स्टडी से लेके एकदम किताबी ज्ञान तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस। ठीक है, देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट सर, उसको बोलते हैं प्रोविजन। क्या कॉन्सेप्ट है? प्रोविजन। सर प्रोविजन मतलब, सुन लो ध्यान से, आप लोग जानते हो पीएल में प्रोविजन बनाते हैं ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, है ना।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब आप लोग करोगे आगे आगे। जो लोग ऑलरेडी करना चालू कर दिए, मैम के साथ ऑलरेडी करते हो, फाइनल अकाउंट्स वगैरह करते हो, दे दो। जो नहीं किया डोंट वरी, सीख जाओगे धीरे धीरे। मीनिंग ऑफ प्रोविजंस क्या होता है? एज पर पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 6, provisions means any amount written off or written by of providing for depreciation, renewal of diminutions in the value of asset, asset का वैल्यू कम हो जाता है तो उसके लिए कुछ पैसा अलग से कर देना, और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नोन लायबिलिटी, हमको पता है कि ये लायबिलिटी होने वाला है तो उसके लिए मैं कुछ पैसा पहले से हटा के रखूंगा मेरे बिजनेस से, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। इफ आई नो माई लायबिलिटी, तो फिर क्या मैं उसके लिए पैसा अगर प्रोविजंस करके रखता हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या सर? आपको पता है कि आपको देना होगा, तो जो लायबिलिटी है आपका, जैसे इनकम टैक्स देना है मुझे, उसके लिए मैं अपने प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा करके या प्रॉफिट होने से पहले ही जो भी मेरा अर्निंग होता है, अर्निंग से थोड़ा थोड़ा करके पैसा मैं हटा देता हूँ, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। कोई एसेट आपको फ्यूचर में, आपको पता है कि आपने जो मशीन यूज करते हो, जैसे जो लोग गाड़ी वाले होते हैं ना सर, उनको पता होता है, कार का बिजनेस जो लोग करते हैं, तो जैसे ट्रक का बिजनेस करते हैं, 4 व्हीलर का बिजनेस करते हैं, देखिए सर 4 व्हीलर का बिजनेस मतलब 4 व्हीलर बेचता नहीं है सर, भाड़े पे चलाते हैं। हाँ, 4 व्हीलर का रेंटेड बिजनेस हम जानते हैं कि नहीं? ये देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये देखो एक कंपनी है सवारी कार रेंटल्स, ठीक है, अगर आपको कार रेंटल्स लेना है, ठीक है, कहाँ जाना है बताओ, वो आपको रेंटल्स में देगा। जूम कार ऐसे एक कंपनी है। तो जो लोग कार का काम करते हैं, इनके पास कार होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे मानो ये कार का एक सर्टेन टाइम है, 10 साल का कार है, ठीक है, तो उसको पता है कि 10 साल बाद मेरे को और कार लेना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अभी से थोड़ा थोड़ा करके एसेट का, उसको पता है कि इसका वैल्यूएशन डे बाय डे क्या होगा, अरे इसका वैल्यूएशन डे बाय डे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो वैल्यूएशन डिक्रीज होगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिप्रिशिएशन, है ना। तो ये एसेट डिप्रिशिएट होगा, इसका वैल्यू एक दिन खत्म हो जाएगा, तो आपको अभी से दूसरा एसेट लेने के लिए अभी से दूसरा प्रोविजन भी करना चाहिए। तो क्योंकि आपका एक एसेट डिप्रिशिएट होने वाला है, तो उसके लिए दूसरा एसेट के लिए प्रोविजंस करते चलो, नहीं तो जब दूसरा एसेट परचेस करने का टाइम आएगा तब आपका क्या होगा, आसमान से टपकेगा, खजूर पे लटकेगा। इसीलिए प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन करना पड़ता है, ठीक है। प्रॉफिट होने से पहले ही प्रोविजन कर लो, प्रॉफिट होने से पहले ही प्रोविजन कर लो। उसका एक लिमिटेशन है जो आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाने के टाइम पे सिखाया जाएगा कि आप कितना क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, अपना प्रॉफिट को कम शो करने के लिए बहुत प्रोविजन दिखा देते हैं, बहुत सारा प्रोविजन नहीं दिखा सकते, लिमिटेशन के साथ। तो वेरी सिंपल सर, कि by way of providing for any known liability of which the amount cannot be determined with substantial accuracy. As per AS 29, a provision is a liability which can be measured only by using a substantial degree of estimation. आप एक estimate करते हो, एक substantial level तक उसको estimate करते हो और फिर जाके उसका provision करते हो। तो यहाँ पर सर conditions कुछ है for recognition of provisions. A provision should be recognized when an enterprise has present obligation as a result of a past event. उनको पता है कि मैंने पास्ट में कुछ एसेट परचेस किया था या फिर पास्ट में मेरा कुछ लायबिलिटी था जिसका लायबिलिटी मुझे चुकता करना है। तो इफ यू नो कि पास्ट इवेंट के कारण आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो उसके लिए प्रोविजन बनाओ। इट इज प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। आपने पहले कुछ बेनिफिट लिया था, उसका मतलब एसेट परचेस करके बेनिफिट ले लिया, उसका आउटफ्लो अभी चालू होगा, तो उसके लिए आपको अभी से कुछ ऑब्लिगेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रोविजंस। रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशंस। इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि मन मर्जी आप प्रोविजंस कर दो, रिलायबल होना चाहिए, एस्टिमेट रिलायबल होना चाहिए, मतलब भरोसा करने लायक, है ना। बहुत लोग क्या करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत ज्यादा प्रोविजन शो कर देते हैं। प्रोविजन क्यों ज्यादा शो करते हैं? प्रोविजन ज्यादा शो करने से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, तो आप इतना ज्यादा प्रोविजन भी ना शो करो ताकि आपका प्रॉफिट कम हो जाए और इनकम टैक्स वाले को टैक्स ना मिले। इसलिए आप मन मर्जी कुछ नहीं कर सकते, एक सिस्टम है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके आपको करना पड़ता है। और क्या बात है सर? बस एक लास्ट पॉइंट है सर, प्रोविजंस के साथ कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिफरेंस। देखो सर, प्रोविजंस क्या है? प्रोविजन इज ए प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट। यस, अमाउंट अनसर्टेन है, अमाउंट अनसर्टेन है कि आप डिप्रिसिएशन कितना भरोगे, कितना डिप्रिसिएशन करना है, बट यू नो कि लायबिलिटी है, आपको करना होगा। Provision is a present liability of uncertain amount which can be measured reliable by using a substantial degree of estimation.
मतलब कितना डिप्रिशिएट हो रहा है यू डोंट नो, बट आपको करना होगा, ठीक है। इसलिए अमाउंट जो है लाइबिलिटी प्रेजेंट है बट अमाउंट अनसर्टेन है, which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation. और contingent liability क्या है? It's a possible obligation that may or may not crystallize, मतलब हो भी सकता है ना भी हो सकता है, depending on the occurrence or non-occurrence of more or one uncertain future events. Recognition criteria, a provision meets the recognition criteria. A contingent liability fails to the same. Provisions को recognition मिलता है सर, बैलेंस शीट में, पीएल में, ठीक है, बट contingent liability को recognition नहीं मिलता। याद रखिएगा सर, सब वाइटल एरिया है, आपको ये सब समझना पड़ेगा। प्रोविजन क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, नॉर्मल लायबिलिटी तो आप लोग जानते ही हो। कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन में भी कुछ बात कर दिया। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एन एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, an outflow of resources embodying economic benefits is probable and reliable estimate can be made of the amount to be obligation. So उसी के हिसाब से अकाउंट्स में मेंटेन किया जाएगा। उसमें contingent liability includes present obligations that do not meet the recognition criteria because either it is not probable that settlement of those obligations will require outflow of economic benefits or the amount cannot be reliable estimated. मतलब समझ में नहीं आता ना कितना अमाउंट होगा, तो इसलिए इसका कोई रिकॉग्निशन नहीं करना, मतलब करने का मौका नहीं मिलता कि भाई सच में कितना खर्चा होगा, वी डोंट नो। जजमेंट एक्नॉलेजमेंट में भी कुछ बोला है। If the management estimates that it is probable that a settlement of an obligation will result in outflow of economic benefits, it recognizes provision in the balance sheet. Provisions को वो balance sheet में दिखा देता है। If the management estimates that it is less likely to any economic benefit will outflow the firm to settle the obligation, it discloses the obligation as contingent liability. मतलब सिंपल बात है कि फ्यूचर में मेरा कुछ खर्चा होने वाला है, तो वो उसको जस्ट एक फुट नोट में बताते कि मेरा कंटिंजेंट लायबिलिटी हो सकता है। यही मैनेजमेंट का जजमेंट होता है, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट सिंपल देखता है कि मेरा प्रोविजंस क्या है और मेरा लायबिलिटी क्या है। ये सब एग्जांपल के साथ मैंने आपको पहले ही समझा के रखा, तो आप जस्ट बाद में एक बार इसको गो थ्रू करोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल देखो, example to understand the distinction between provisions and contingent liability, very interesting. The value added tax officer, VAT officer मतलब GST officer, ठीक है, GST officer impose a penalty on X Limited for violated provisions in the GST. पहले VAT हुआ करता था। The company files an appeal. If the management of the company estimates that it is probable that the company will have to pay the penalty, it recognizes the provisions for the liability. अगर उसको पता है कि इस पर्टिकुलर पेनल्टी के लिए उसको कितना भरना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेगा, वो प्रोविजंस बोलेगा। It recognizes a provisions for the liability. On the other hand, if the management anticipates that the judgment of the appellate authority will be in its favor and it is less likely that the company will have to pay the penalty, मतलब उनको पता है कि इसका जो जजमेंट होगा वो हमारे फेवर में होगा और इसके लिए हमें कुछ पेमेंट नहीं करना है, तो अगर ऐसा बात है तो वो उसके लिए ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होगा। It will disclose the obligation as a contingent liability instead of recognizing a provision for the same. मतलब कुछ समझ में आया? इनकम टैक्स वाले पेनल्टी लगा रहा है आप पे, ठीक है, तो इनकम टैक्स वाले पेनल्टी लगा रहे हैं आप पे, आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो कि भाई मेरा ये पेनल्टी होगा तो क्या वैल्यूएशन हो सकता है, मैं थोड़ा बहुत प्रोबेबल इसको समझ सकता हूं, तो मैं इसके लिए प्रोविजन करके रखता हूं, ठीक है, इफ यू नो इट। बट अगर आपको पता है मैनेजमेंट ऐसे सोच रहा है, दोनों मैनेजमेंट का सोच है, एक बार मैनेजमेंट सोच रहे हैं नहीं भाई भरना पड़ेगा, मेरा पेनल्टी लग जाएगा, तो मैं प्रोविजन करके रखता हूँ जो भी पेनल्टी लगेगा। लेकिन मैनेजमेंट दूसरा साइड में एंटिसिपेट कर रहा है कि नहीं ये शायद मेरे को पता नहीं है कि क्या होगा, ठीक है, कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे फेवर में आ सकता है कि मुझे शायद पेनल्टी देना ना पड़े, लेकिन अगर बाई चांस देना पड़े तो कंटिंजेंट लायबिलिटी इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ए प्रोविजन फॉर दिस। समझ में कुछ आया सर? प्रोविजंस और कंटिंजेंट लायबिलिटी का ये वाला एग्जांपल मस्त था। सिमिलरली एक एग्जांपल आपको इंस्टीट्यूट के मैट में भी मिलेगा, ये वाला, same to same kind of example. The Central Excise Officer impose a penalty on Alpha Limited for violation of the provision in Central Excise Act. The company goes on an appeal. The management of the company estimates that it is probable that the company will have to pay the penalty and it recognizes a provision for the liability. On the other hand, if the management anticipates that the judgment of the appellate authority will be in its favor and it is less likely that the company will have to pay the penalty and it will disclose the obligation as contingent liability, जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है कि अगर कंपनी केस जीतता है तो उसको देना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हार जाता है तो उसके लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी हो जाएगा इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ए प्रोविजन फॉर दी सेम। बोलो सर, पूरा कहानी समझ में आया? हाँ, कंटिंजेंट एसेट कंटिंजेंट लायबिलिटी का
जैसे मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर इंस्टीट्यूट के मैट में भी है, आप जहाँ से मर्जी पढ़ सकते हो, मैं दोनों ही आपको शेयर कर लूंगा। अच्छा, इस मैट के नीचे, इंस्टीट्यूट के मैट के नीचे भी आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज एक बार क्वेश्चन घर पे गो थ्रू करो, होमवर्क है घर पे, ठीक है। आप लोग घर पे करके एक बार मुझे बताओ, कुछ समझ में नहीं आया जस्ट आस्क मी, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन है थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव मिला के, और ये नोट्स जो है, ये नोट्स में भी मैंने काफी सारा क्वेश्चन देके रखा, ठीक है। ये नोट्स भी मैं शेयर करता हूँ, यहाँ पर भी आपको कुछ एमसीक्यूज मिल जाएगा 10-15, तो आप ये भी थोड़ा एक बार देख लेना, ठीक है सर। ओके विश्वजीत, अर्पिता, नताशा, स्नेहाशीष, क्लियर है? सर ओके यस ठीक है। ओके, तो फिर एक बार घर पे नोट, तो जिनके पास मैट है वो मैट से देख लो, जिनके पास मैट नहीं है नोट्स मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके ओके, फिर बाय, टाटा सर, चलो बाय सर। बाय सर, बाय सर। बाय सर, बाय।